Now today let's start with chapter number 10, the Mughal Empire. In this chapter we will study about Mughals, who were Mughals and Mughal military campaigns. बहुत सारे campaigns हुए थे Mughal military के. Mughal traditions of succession, how they succeed in taking different territories, and then Mughal relations with other rulers. जो other rulers थे जो इंडिया जो हमारी कंट्री में उस टाइम थे उनसे उनका रिलेशन कैसा था और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था एंड सोर्सेज क्या थे जिससे हमें मुगल हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है and the Mughal Empire in the 17th century and after. Now, let's start with the chapter. First half of the 15th century witnessed political instability with this integration of Mughal dynasty. देखो first half जो था 15th century का वो क्या witness करता था? Political instability. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था? डिसइंटीग्रेशन हुआ था मुगल डायनेस्टी का. बोथ सैयद एंड लोधीज रूलर फेल टू कोप विद द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. दोनों सैयद और जो लोधी रूलर्स थे दोनों क्या हुए? दोनों फेल्ड हुए और वो किससे कोप करने में? जितने भी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस थे उनसे बच नहीं पाए. नाउ मुगल्स वर द लास्ट पावरफुल डिसेंडेंट ऑफ द मंगोल्स. मुगल्स जो थे ये लास्ट पावरफुल डिसेंडेंट्स थे किसके? मंगोल्स के. मुगल एम्पायर इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम 16th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी. जो आपका 250 ईयर्स अराउंड था. इन द कोर्स ऑफ दिस 250 ईयर द मुगल्स एक्सपेंडेड देयर एम्पायर टू कवर ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. जो मुगल थे उन्होंने क्या करा? अपने एम्पायर को एक्सपेंड करा, ठीक है, फैलाया, जिससे वो क्या कर सकते? जो पूरा होल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसको क्या कर सके? कवर कर सके. एंड लेफ्ट परमानेंट मार्क ऑन द सोसाइटी, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट. और एक परमानेंट मार्क छोड़ के गए सोसाइटी पे, अपनी आर्ट पे, अपनी आर्किटेक्चर पे. सबसे पहले कौन आते हैं? बाबर आते हैं जो 1526 में आते हैं, 1530 तक रहते हैं, खाली 4 साल रूल करते हैं. हुज रियल नेम वाज जहीर उद्दीन मोहम्मद. इन्होंने क्या इस्टेब्लिश करा? मुगल एम्पायर इन इंडिया. एंड ही लॉस्ट हिज फादर एट यंग एज ऑफ 12. और उसके फादर की डेथ हुई थी जब वो कितने साल के थे? 12 साल के थे. एंड सक्सीडेड हिम टू थ्रोन ऑफ फरगना, एक स्मॉल स्टेट थी ट्रांसोक्शेनिया की. आफ्टर दिस कोरोनेशन बाबर डिवोटेड हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ सेविंग हिज मदरलैंड अगेंस्ट हॉरेंड वॉर. इसने क्या करा? एक टास्क इन्होंने सेव करा अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए. सो बाबर वॉज अ मिलिट्री जीनियस हु वाज स्किलफुल कंबाइंड हिज आर्टिलरी विद हिज कैवलरी टू विन द. ठीक है, इसकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा जीनियस थी, इनके पास हथियार थे लड़ने के लिए, और ये हमेशा क्या रहते थे? रेडी रहते थे. किसके लिए? बैटल को जीतने के लिए. द इंडियन सोल्जर्स वर फैमिलियर विद बिग गन्स बट नॉट द लाइट फील्ड अलर्ट. उन्हें बड़ी बड़ी गन्स के बारे में तो पता था जो इंडियन सोल्जर्स थे, लेकिन जो लाइट आर्टिलरी थी उनके बारे में नहीं पता था. एंड जो भी बाबर मस्केट यूज करता था, बाबर इन्फेक्टिव ऑफ कॉजिंग द क्रशिंग डिफीट ऑफ इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. और वो पानीपत के बैटल में, जो पहला बैटल होता है पानीपत का 1526 में, हार जाता है. और उसको कौन डिफीट करता है? इब्राहिम लोदी. राइट, दिस इज अ मैप ऑफ एक्सटेंशन जब बाबर का इन्वेजन हुआ था. एंड वेयर डिड ही इन्वेडेड? यू कैन सी हियर ही कैप्चर्ड. ये जो एरिया था इन्होंने क्या करा था? कैप्चर करा था. जो सल्तनत वाला एरिया है आपका, दिल्ली, आगरा, पानीपत, अम्बाला, इन्होंने क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था. राइट. बाबर हैड टू फेस 2 अदर एनिमीज इन नॉर्थ इंडिया. राणा संघा जो मेवाड़ के थे और अफगान चीफ जो बंगाल के थे, उन दोनों से उसको सामना करना पड़ा. सो इन 1527 जो बैटल ऑफ खानवा था, and Rana Sangha was defeated, and in 1528 Battle of Ghagra the Afghans were defeated. The two victories enabled Babur to establish his power from Delhi to Agra and Bihar. और उन्होंने अपने पावर को establish करा दिल्ली टू आगरा एंड देन बिहार. So who were the Mughals? Mughals कौन थे? From mother side Mughals were descendants of Genghis Khan, जो मर गए थे 1227 में, एंड रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब चाइना एंड सेंट्रल एशिया. अगर हम फादर साइड की बात करें, ये सक्सेसर थे तिमूर के, जो रूलर ऑफ ईरान थे, एंड व्हेन ही डाइड इन 1404. द वर्ड मुगल
is a variation of the word Mughal, which is derived from Persian word Mongol. The Mughals did not like to be called Mughals or Mongol. और जो नेम था आपका गेंगिस खान का was associated, वो किससे associated था? जो आपका मैस्कैरे हुआ था, जिसमें numeral Innocent people were died. They were proud of being descendants of Timur, whose son was Miran Shah, was a great father of पावर. जो मिरान शाह थे वो ग्रेट क्या थे? ग्रैंड फादर थे, मतलब उसके पापा के दादा के दादा, ग्रेट ग्रैंड फादर थे किसके? बाबर के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिलिट्री, मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स. बाबर हैड inherited the small Central Asian kingdom of Fargana. He succeeded to the throne of Fargana when he was only 12 old in 1494. ठीक है, वो थ्रोन सक्सीड कर ली थी उसने जब वो फरगना में, जब वो 12 साल का था. ठीक है, और कब? 1494. He soon lost his kingdom to warning Mongol tribe Uzbek. After year of wandering, he seized Kabul in 1504. ठीक है, वो वंडर करता रहा. उसके बाद 1504 में क्या करा? उसने कबूल को सीज कर लिया. राइट. इन 1526 he defeated Sultan of Delhi Ibrahim Lodi, an Afghan supporter at Panipat, and captured Delhi and आगरा. और उसने क्या करा? दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया. वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ हिज सक्सेस वाज यूज ऑफ कैनन्स विच लोधी हैड नन. मतलब उसने क्या करता? कैनन्स का यूज करता. इन 1527 उसने राणा संगा को डिफीट करा, जो कौन थे? राजपूत रूलर्स थे और एलाइज थे खानवा के. इन 1528 he defeated Rajput at Chandeli. और फिर उसने दोबारा से ही डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा. और उसने फिर क्या करा? अफगान्स को डिफीट करा. किसमें? बैटल ऑफ घाघरा में. ही क्विकली एस्टैब्लिश हिज पावर फ्रॉम दिल्ली आगरा टू बिहार. और टिल व्हेन डिड ही रूल? फ्रॉम 1526 टू 1530. फिर आ जाते हैं आपके हुमायूं, जो 2 बार आते हैं. एक तो 1530 से 1540 तक आते हैं, फिर 1555 से 1506 तक आते. ठीक है. ही डिवाइडेड इज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू विल ऑफ हिज फादर. इसने क्या करा? जो अपने इनहेरिटेंस थी वो अपने फादर की विल से क्या करी? विल की तरह डिवाइड कर दी. हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लॉर्ड. ठीक है, उस समय भाइयों को एक एक प्रोविंस दे दे, ईच प्रोविंस दे दे, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे. हिज ब्रदर मिर्जा कामरान weakened Humayun cause against Afghan competitor. शेर खान डिफाटेड हुमायूं इन चौसा इन 1539 और कन्नौज इन 1540. और उसको फोर्स करा गया कि तुम उसे ईरान से भगाने की, कि तुम ईरान से भाग जाओ. ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सजाविद शाह ऑफ ईरान एंड रीकैप्चर्ड दिल्ली. उसको मतलब क्या करा? हेल्प करी किसने? सजाविद शाह ने. और उसने दोबारा से क्या करा कि आओ आप दोबारा से दिल्ली को रिकैप्चर करो. तो वो दोबारा से कब आते हैं? 1555 में. लेकिन एक साल बाद ही 1556 में उनकी डेथ हो जाती है. शेर खां आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन 1540, जब उसने डिफीट करा हुमायूं को 1540 में, शेर खान ने, जो क्या थे? एम्परर ऑफ दिल्ली, एंड हिज नेम वाज शेर शाह सूरी. ही एस्टैब्लिश सूरी डायनेस्टी. जब उनकी डेथ के बाद क्या होता है? हुमायूं की डेथ के बाद सूर्य डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है. ही बिल्ड ये एक पुराना किला बनाते हैं दिल्ली में. एंड ही डाइड इन एक्सप्लोजन. एक एक्सप्लोजन हो जाता है 1545 में, और इस एक्सप्लोजन में शेर शाह सूरी मर जाते हैं. हिज वीक सक्सेसर रूल्ड टिल 1555, ऑल्दो द सूरी डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 50 years. खाली जो सूरी डायनेस्टी जो स्टैब्लिश हुई थी, खाली 15 साल तक ही वो रूल कर पाई. ठीक है, ये इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छा नहीं था. अच्छा मतलब लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे थे. एंड ही बोरोड एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इसने क्या करा था कि जो एलिमेंट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो किससे बोरो करे थे? फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी, एंड मेड देम मोर एफिशिएंट. और इसका जो मॉडल था वो किसने फॉलो करा? अकबर ने. और तो आपके अकबर आते हैं उसके बाद, जो 1556 से रूल करते हैं और कब तक रहते हैं? 1605 तक. नाउ Jalaluddin Muhammad Akbar was born on 14th November 1542. अमरकोट में, जब इसके फादर, when his father Humayun was in exile. ये बोला जाता है कि when the news of the birth of his son reached Humayun, he was in a destitute condition and had nothing to celebrate the occasion.
Humayun broke a pod of musk and distributed it among a follow, praying that fame of his son would extend all over the world as a परफ्यूम ऑफ द माउथ। मैंने जब उसने न्यूज़ सुनी थी कि उसके बेटा हुआ है तो उसके पास तो कुछ ऐसा एंजॉय करने के लिए था नहीं। वो क्या करता है कि वो एक पॉड होता है मस्क का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सबके बीच में, और वो चाहता है कि जो उसके बेटे की जो छाप है वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, राइट। एंड हुमायूं डाइड इन 1556, designating his son Akbar was his successor on the throne, and बैरम खां जो उसका यंग किंग था, जिसे हम रेजेंट कहते हैं, रीएजेंट। नाउ इन अर्ली लाइफ जो अकबर थे, ही शोड लिटिल इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग। ही शोड हिज फंडनेस फॉर हॉर्स राइडिंग और स्वॉर्डमैनशिप। उनको हॉर्स राइडिंग और स्वॉर्ड मतलब वो भाला चलाने वाली कला बहुत पसंद थी। Soon he became an expert warrior. Akbar received the news of the death of his father Humayun at Qalandar, Punjab, where he along with Baran Khan was chasing Sikandar Sood. Baran Khan took immediate step and raised the 13 years old Akbar as emperor to the throne, and he himself became his regent. जब उसको खबर मिलती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है पंजाब में, और वो उस टाइम क्या कर रहे थे, सिकंदर सूरी को दोनों क्या कर रहे थे, चेस कर रहे थे, तो बैरम खां जो होते हैं वो इमीडिएट क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं, और अकबर को जो 13 इयर्स का अकबर था उसको थ्रोन पे बिठा देता है और अपने आप क्या बन जाते हैं, रीजेंट बन जाते हैं। नाउ इट वॉज अ डिफरेंट टास्क। भाई एक छोटे से बच्चे 13 साल के बच्चे के लिए तो वो एक बहुत बड़ा टास्क है, थ्रोन पे बैठना और डिफरेंट सिचुएशन के साथ डील करना। So during this time, his position in India was not strong. The Afghan army ruler Hemu Vikramaditya defeated the Mughal army and captured Agra and Delhi. देखो अगर हम बात करें कि छोटा बच्चा 13 साल का बच्चा, उसके मतलब इतना वो कैपेबल नहीं होता कि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन को रूल कर सके। सो क्या हुआ, जो अफगान आर्मी थी, जो हेमू विक्रमादित्य, उन्होंने क्या करा, मुगल आर्मी को डिफीट कर दिया और क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया आपका दिल्ली और आगरा को। In the second battle of Panipat fought between Hemu Vikramaditya and Bairam Khan in 1556, और जो हुमायूं हेमू था वो आपका डिफीट हो गया और बैरा खान जीत जाता है, और जो आपका हेमू है वो दिल्ली और आगरा अकबर को वापस दे देता है। आगरा बिकम द कैपिटल ऑफ, आगरा क्या बनी, कैपिटल बनी मुगल एम्पायर। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years Baran Khan enjoyed supreme position in the state as the emperor's guardian and prime minister. From 1556 to 60, he captured Punjab, Jaunpur, Ajmer, Gwalior. Since the king was a minor, जो बैरन खान था वर्चुअली रूल्ड ओवर द किंगडम। देखो जो अकबर था वो भी छोटा था, माइनर के उसमें आता था, तो बैरन खान क्या करता था, रूल करता था। अकबर नाउ वांटेड द कंट्रोल ऑफ द एम्पायर इन हिज हैंड, और अकबर चाहता था कि मैं अब एम्पायर को कंट्रोल करूं, राइट। तो बैरम खान वॉज ऑल्सो वेरी अनपॉपुलर अमंग द नॉवेल्स। अकबर वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू सेंस द अनहैप्पी स्टेट ऑफ अफेयर, और अकबर इतना इंटेलिजेंट था कि वो ईजिली क्या करता था, जो भी अनहैप्पी अफेयर्स थे स्टेट के उनको समझ लेता था। सो he dismissed Baran, and in 1560 Akbar took over the region from Bairam Khan and sent him to pilgrimage to Makkah. But जो बैरम खां था, he was killed on the way in गुजरात। जब वो गुजरात जा रहा था उस टाइम क्या हुआ, बैरम खां को मार दिया गया। अब अकबर की बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट हुई, लाइक ड्यूरिंग द रेजेंसी पीरियड ऑफ बैरम खान, दिल्ली एंड आगरा, जौनपुर, ग्वालियर एंड अजमेर दे वर कॉन्फर्ड। जो एम्बिशियस अकबर था, he took many tasks of expansion of his empire in a planned manner। सबसे पहले वो क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया को कॉन्फर करते हैं, मतलब जैसे आपका मालवा वाला रीजन है। 1562 से लेकर 63 तक हम बात करेंगे यहाँ पे। बाज बहादुर, हु वॉज बाज बहादुर, ही वॉज रूलर ऑफ मालवा, एंड ये अफगान था। जो लव स्टोरी थी आपकी बाज बहादुर की एंड रानी रूपमती की, दे वर वेल नोन एट दैट टाइम। बहादुर पेड लिटिल अटेंशन, जो बहादुर थे उनका ज़्यादा अटेंशन नहीं था अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो जिसने उनके किंगडम को क्या बनाया, वीक बनाया। इसके एडवांटेज जिसने ली, अकबर ने ली, और एंड सेंड हिज आर्मी टू कॉन्कर मालवा अंडर लीडरशिप ऑफ आदम खां एंड पीर मोहम्मद।
वो किसको भेजते हैं? आदम शाह और पीर मोहम्मद को देखते हैं कि जाओ और उसको क्या कॉन्कर करो। मालवा टू कॉन्कर Malwa, Akbar annexed Malwa to the Mughal Empire and showing generosity gave up mansab to बाज बहादुर। और वो क्या करते हैं? थोड़े मनसब देते हैं, पैसे देते हैं बाज बहादुर को और वो रेडी हो जाता है। नेक्स्ट इज गोंडवाना। 1564 में रानी दुर्गावती वो रूलर थी। A Mughal army under Asaf Khan attacked Gondwana. She faced Mughal army brilliantly. जब उसने होप खो दिया जीतने का तो शी स्टैब्ड हरसेल्फ टू द डेथ इन ऑर्डर टू अवॉइड कैप्चर डिसऑनर। एंड मुगल ने क्या करा? गोंडवाना को भी वो लड़ी, जब तक उसके बस की रहा जीतने के लिए वो लड़ती रही, लेकिन उसके बाद जब उसका नहीं हुआ तो उसने क्या करा? छोड़ दिया। एंड ही स्टैब्ड हरसेल्फ इन डेथ इन ऑर्डर टू अवॉइड कैप्चर। नाउ राजपूत किंगडम। Akbar was imperialist and far-sighted ruler. He knew that it would be difficult to consolidate the Mughal Empire in India without the support of Rajput. अकबर को लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम क्या करें कि हम इंडिया में अपना सपोर्ट बना सकेंगे, किसके बिना? राजपूत। तो राजपूत की भी क्या थी इसमें उनको नीड पड़ी। Therefore established, इनने क्या करा? फ्रेंडली रिलेशन बनाया राजपूत के साथ। एंड अकबर वॉज दैट ऑफ राजा बिहारी। राजा बिहारी मल जो अंबर के थे, उन्होंने क्या करा था? उनकी डॉटर थी जोधा राय, उसकी शादी कर दी अकबर के साथ। एंड द मुगल एम्परर हॉनर्ड राजास फैमिली बाय ऑफरिंग भगवान दास एंड मानसिंह हाई पोस्ट इन मुगल कोर्ट। और मुगल एम्परर ने क्या करा? राजास की जो फैमिली थी उनको क्या दी? हाई पोस्ट दी अपने मुगल कोर्ट में। जैसे किसको? भगवान सिंह और मान सिंह को, भगवान दास और मान सिंह को। बट जो राणा उदय सिंह थे उन्होंने रिफ्यूज करा कि मैं अकबर का ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो राणा उदय सिंह गेव कमांड टू हिज टू नोबल जनरल जयमल एंड पट्टा। राजपूत अंडर their leadership gave a tough fight but lost चित्तौड़। उन्होंने लड़ाई करी, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करा? वो हार गए चित्तौड़ को। राणा उदय सिंह वॉज सक्सेडेड बाय राणा प्रताप। ही कंटिन्यूड द फाइट अगेंस्ट द मुगल। इन 1576 जो मुगल फोर्सेस थी वो राणा को डिफीट कर देती है। फेमस बैटल ऑफ हल्दीघाटी। स्टिल राणा कंटिन्यूड हिज वॉर। एट लास्ट ही कॉन्कर्ड बैक लार्ज पार्ट ऑफ हिज किंगडम। 1576 में क्या होता है? जो बंगाल और बिहार है दे वर ऑल्सो एनेक्स टू द मुगल बेंगाल, और वो भी क्या हो जाते हैं? एनेक्स्ड हो जाते हैं। 1572 टू 1573 क्या होता है? जो अकबर है वो एक एक्सपीडिशन लेड करता है अगेंस्ट गुजरात। इट वॉज अ पोर्ट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अकबर। मुजफ्फर शाह रूलर ऑफ गुजरात वॉज डिफीटेड बाय अकबर। ही गॉट बुलंद दरवाजा कंस्ट्रक्टेड एट सीकरी। और वो क्या बनवाते हैं? बुलंद दरवाजा बनाते हैं। कहाँ पे? आपके सीकरी। काबुल वॉज अंडर द चार्ज ऑफ मिर्जा हकीम। काबुल किसके अंडर था? मिर्जा हकीम। इन 1581 he invaded Punjab and Akbar himself marched against him and compelled Hakim to acknowledge his suzerainty. In 1586 हकीम died and Kabul annexed to the मुगल एम्पायर। हकीम तो मर गया था और कबूल किसको दे दिया? काबुल किसको दे दिया था? मुगल एम्पायर को। फिर कश्मीर, सिंध और मुल्तान दे वर टू एडेड इन द मुगल एम्पायर एंड द चेन ऑफ डिफेंस टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वॉज कंप्लीटेड। जो एक चेन थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर की वो कंप्लीट हो गई थी। हैविंग फुल्ली सिक्योर्ड हिज स्वै ओवर द नॉर्थ इंडिया, अकबर थॉट ऑफ कॉन्करिंग द दक्कन। अब उसके दिमाग में क्या था? हम जाके किसको कॉन्कर करते हैं? दक्कन को करते हैं और हम पोर्तुगीज को ओवरथ्रो करते हैं और अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं अलॉन्ग द सी कोस्ट। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि पोर्तुगीज क्या कर रहे थे? फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे थे। From 1595 to 1601, Akbar sent expedition to the Deccan to subdue the Portuguese. Chand Bibi of Ahmednagar, the aunt of child ruler,
heroically defended the kingdom, but the novel accused her to treachery and murder. लेकिन जो आपके नॉवेल्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उसका मर्डर कर दिया. ठीक है, दे मर्डर्ड हर एंड अकबर कुड नॉट हैव कंप्लीट कंट्रोल. उसको पूरा कंट्रोल नहीं मिल पाया अहमदनगर में ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. पूरी लाइफ टाइम उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसको नहीं मिल पाया. Now, having completed all his conquest, Akbar controlled a very vast empire. In 1605 CE, Akbar died and was buried at Sikandra near Agra. और वो क्या हो गया था, buried कर दिया गया था, उसको दबा दिया गया था. Akbar divided the Mughal empire into 12 सूबाज और province in 1580. Each सूबा, हर एक सूबा को हमने डिवाइड करा, number of सरकार, and each सरकार was further divided into परगनास. सूबास थे, फिर सूबास को हमने सरकार्स में डिवाइड करा और सरकार्स को प्रगनास में, विच कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट विलेजेस. द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, सूबेदार वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द प्रोविंस. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था प्रोविंस का, वो आपका कौन था, सूबेदार, जो आपका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देखता था. ठीक है, देयर वॉज अनदर ऑफिसर हुज नेम इज स्टिल सिमिलर इन द टाउन्स एंड विलेजेस of northern India. This was Kotwal, and who was officer in charge of town administration. Police stations कौन क्या कहते थे, कोतवाली. What was police station called? Kotwali, and the Kotwal was responsible for catching criminals. He also inspected the weights and measure. जो भी merchants use करते थे, जैसे होता है ना, चीट करके ले जाते हैं जिससे हमें टैक्स ना पे करना पड़े. Another job which Kotwal did was to keep a register of all persons living in the neighborhood, including visiting foreigners, and this made him into a kind of census officer. ये क्या बना, एक तरीके का census officer. Now these are the Navratnas, 9 gems of Akbar's court. कौन कौन थे? राजा बीरबल, ये स्पिरिचुअल गाइड थे. राजा मानसिंह, ये राजपूत के स्पिरिचुअल गाइड थे. राजा टोडरमल वजीर थे. हकीम हुमन, मौला दूपियाजा, फैजी पर्शियन पोएट थे, राइट. अब्दुल फजल, विंटर एन अकबरी, अब्दुल रहीम और तानसेन, जो हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूजिक गाना गाते थे, तानसेन. हु आर दीज? दीज आर द 9 gems. भाई अकबर को ऐसा लगा कि आपको जरूरत है कि आप एक स्ट्रांग आर्मी को बिल्ड करें, ऐसा अकबर को फील हुआ, और एक स्ट्रांग होल्ड बनाए जिससे वो अपनी एम्पायर को एक्सपेंड कर सकेगा. सो ही इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम अंडर विच एवरी ऑफिसर वॉज असाइंड अ रैंक. रैंक क्या थी? मनसब, जिसको हमने डिवाइड करा था जात और सावर में. ठीक है, जात क्या होती थी? फिक्स्ड होती थी, पर्सनल स्टेटस और सैलरी. लेकिन जो सावर है वो रैंक थी एक तरीके. ठीक है, जो नंबर ऑफ ट्रूपर्स ऑफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन. और जो ट्रूप्स होते थे वो मनसबदार को मेंटेन करते थे, मेंटेन बाय द मनसबदार. उसको हम यूज कर सकते थे वेन एवर वी विश्ड, जब भी आप चाहें आप उसको यूज कर सकते थे. नाउ बट अकबर हैड select body directly under his control and had a strong artillery arm, so there was little danger of Mansabdars using their troops against the emperor. Every noble had to bring his contingent for a periodic inspection. The same system was maintained under Jahangir and Shahjahan with minor modification. ठीक है, उन्होंने क्या करा? कुछ minor modification करा. Now the income of the state. एग्रीकल्चर क्या थी? मेन ऑक्यूपेशन थी. एग्रीकल्चर क्या थी? मेन ऑक्यूपेशन थी. ट्रेड वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी और फॉरेन ट्रेड वॉज वेरी. मुगल nobility was fond of luxuries which were imported from Arabic, Africa and Asian country. जिसको हम import करते थे from Africa, Asian और Arabic countries. So during this period, European trading companies like Portuguese, Dutch, English, French also began trade mainly in spices and textile. इन्होंने क्या करा? ट्रेड करना स्टार्ट करा स्पाइसेस में, टेक्सटाइल में और आपका किसमें? देन द गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द 2 सोर्सेज. भाई 2 सोर्सेज से रेवेन्यू को कलेक्ट करा जाता था, एक तो लैंड से और दूसरा ट्रेड से. नाउ जो मोस्ट ऑफ द आपका रेवेन्यू था, इट वॉज स्पेंड इन पेइंग द सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स. द हायर ऑफिसर्स रिसीव वेरी लार्ज सैलरी
जिसने इनेबल करा कि वो कैसी लाइफ जी सके, लग्जरी लाइफ जी सके. So the revenue system of Akbar was a grand success. Akbar wanted detail informed on a procedure and revenue of the empire. जो प्रोड्यूस था लैंड पे वो अलग अलग रीजन पर अलग अलग तरीके से वेरी करता था. ठीक है, तो क्या होता था, जो राजा टोडामल था, ठीक है, राजा जो आपके राजा टोडामल थे, जो वजीर थे किसके, अकबर के, 9 रत्न में से एक रत्न थे, उनको क्या कहा गया कि तो आप एस्टिमेट बनाओ लैंड रेवेन्यू का और असेस करो उसे. नाउ दे वुड नाउ मच ऑफ देयर प्रोड्यूस दे कुड कीप एंड हाउ मच दे कुड गिव टू द स्टेट. अब वो ये देखते थे कितना उनको रखना है, कितना पैसा स्टेट को देना है. वो किसका काम था, वजीर का काम था. और वजीर कौन थे आपके, राजा टोडामल. Also, this had to be done in order to check the amount of revenue which was being sent to the government. Akbar wanted that salary be paid in cash. ठीक है, अकबर ये चाहते थे जो सैलरीज थी वो कैश में दी जाए. एंड मोस्ट ऑफ देम हैड टू बी पेड बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसे हम जागीर्स कहते हैं. फिर क्या होता है, जो ऑफिसर्स होते थे Jagirs, the revenue which was equivalent to their salary, because these officers were paid their salary in grants of revenue. It was necessary to find how much revenue each village ought to provide. कि कितना revenue हर एक village provide करेगा. Now religious policy. देखो जो अकबर की religious policy थी वो बहुत ही ज़्यादा liberal थी और tolerant थी. Was the product of that environment in which Akbar was born and brought up. He had the impact of teaching of Hindus and Sufi saints who were trying hard to bridge a gap between two communities. देखो जो हिंदूज और सूफी सेंट्स थे ये ब्रिज गैप बनाना चाहते थे दोनों कम्युनिटीज के बीच में, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स. अकबर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन. ही बिल्ड एंड इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी. और ये क्या बनाते हैं, इबादत खाना बनाते हैं फतेहपुर सीकरी में, where the emperor had discussion on various religions. Some of the Muslim teachers of Islam religions were of course much upset by Akbar showing so much respect to the other religion. देखो जो मुस्लिम टीचर्स थे वो बहुत इस बात को देख के अपसेट थे कि जो अकबर है दूसरे रिलीजन में बहुत उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है. So later on he suggested a new religion path which was based on common truth of all religion and few rulers which took part from various religion. उसने एक क्या करा, उसने सजेस्ट करा कि आपको एक न्यू रिलीजन पाथ बनाना जो किस पे बेस्ड होगा कि सब ट्रुथ, सारे जो कॉमन ट्रुथ है सारे रिलीजन के. सो द रिलीजियस पाथ वाज रेफर्ड टू एज दिन ए इलाही और डिवाइन मोनोथिज्म, द रिलीजन ऑफ द वन गॉड. नाउ ही discouraged killing of animal and suggested that people should stop eating meat at least for a few days every year. ठीक है, वो उसने किलिंग ऑफ एनिमल्स को मना कर दिया और उसने कहा कि लोगों को क्या करना है कि जो मीट को खाना कम करना है. यू मस्ट ईट इट एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज, मतलब साल में खाली कुछ ही दिन खाए. He strongly disappointed of women becoming sati on death of their husband. He also introduced वेनरेशन ऑफ द सन फायर लाइट इन हिज रिचुअल. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इस बात से भी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि पहले क्या होता था इस टाइम पे, जब किसी वुमेन का हस्बैंड डाइड कर जाता था तो वो सती परफॉर्म करती थी, मतलब अपने हस्बैंड के साथ ही क्या करती थी, जल जाती है. अकबर रिस्पेक्टेड द फीलिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियस पीपल. Some of the nobles such as राजा बीरबल, राजा मानसिंह, ये फेवरेट्स थे किसके, एम्परर के. अकबर was a great ruler not because he ruled vast empire but because of his concern for the people of the country. ठीक है, वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता था. Akbar great dream was that India should be united as one country. He also believed that if people followed his new teaching there would be unity and peace. अगर लोग क्या कर रहे होंगे, न्यू टीचिंग को सीख जाएंगे तो हमारी कंट्री में क्या होगा, पीस होगी और यूनिटी होगी. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर. देयर वाज प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री ड्यूरिंग रीजन ऑफ अकबर. ही टुक बीइंग इंटरेस्ट इन इरेक्टिंग बिल्डिंग. इन्होंने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करा, मॉन्यूमेंट्स वगैरह. दो द एफर्ट्स ऑफ अकबर टू प्रिवेलिंग पर्शियंस एंड हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एमलगेटेड एंड टुक द फॉर्म ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ
आर्किटेक्चर। अकबर हुमायूं टॉम बनाते हैं एट दिल्ली। दिस इज द अर्लीस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ दैट टाइम। अकबर बिल्ड अ फोर्ट एट आगरा जिसके अंदर 500 बिल्डिंग्स हैं, किसकी? रेड स्टोन की। एंड जहांगीर महल इन आगरा फोर्ट हैज फाइन ऑर्नामेंट हैंडवर्क। फोर्ट एट लाहौर, ये भी किसने बनाया था? आपका अकबर ने बनाया था। बट जो फतेहपुर सीकरी, इट वॉज द मोस्ट एम्बिशियस आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ नोटेबल बिल्डिंग। और जो फर्गुसन, he remarked that Fatehpur Sikri was the reflex of the mind of great men. The most magnificent building of Sikri are Jodhavai Palace, the residential palaces of Miran and Sultan, the house of Birbal, Sonhal Makhan or the house of princes of Amber, the Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Panch Mahal, Jama Masjid, Buland Darwaza और जो टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये सारी क्या थी? सेकुलर बिल्डिंग थी। नाउ वी हैव लिटरेचर। अकबर क्या था? इलिटरेट था, बट ही गेव अ पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स, पोएट एंड हिस्टोरियन। ही encouraged literature. He also spent many hours in educating himself. He did by having the books read to him and by discussing ideas. Books read करते थे, ideas को discuss करते थे different philosophers, scholars और writers के साथ। Among his close friends with whom he did long discussion were two brothers, Abdul Fazl or Faizi. Abdul Fazl wrote a book, Akbarnama, The Life of Akbar, on which section is the famous Ane-Akbari. Akbar reason proved a golden period of Hindi and Sanskrit literature. देखो जो अकबर का पीरियड था वो एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन पीरियड माना जाता है आपका हिंदी और संस्कृत का। अकबर had 3 sons, Salim, Murad और Daniel. Murad or Daniel had died during the lifetime of Akbar. On Akbar's death in 1605, his son Muhammad Salim came to the throne under the title of Nuruddin Jahangir. तो उनके 2 बेटे तो मर जाते हैं, फिर बेटा बचता है जब उनकी डेथ हो जाती है, जिसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर थ्रोन पे आते हैं 1605 में और कब तक रहते हैं? 1627। ही कंटिन्यूड। फिर क्या होता है? जो सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ है अमर सिंह, एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, लेक्स सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट सिक्स अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। प्रिंस खुरम रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ जहांगीर रिजाइन। फिर आते हैं आपके शाहजहां 1627 टू 1658। इन्होंने भी कैंपेन्स को कंटिन्यू करा दक्कन में। अफगान नॉवल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। इन्होंने रिबेल करा और वो डिफीट हो गए। और जो आपके बुंदेलास थे और ओचलास थे, इन्होंने सीज करा। नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बाल्कन फ्रॉम उज्बेक्स विच वर अनसक्सेसफुल। और जो खंदर था इट वॉज लॉस्ट टू द सफावीज। फिर क्या होता है? 1632 में जो आपका अहमदनगर था वो एनेक्स्ड हो जाता है एंड द बीजापुर फोर्सेस सूट फॉर पीस। इन फिर 1658 जो औरंगजेब था और उसका सन जो था, ही सीज द थ्रोन बाय किलिंग हिज 2 brothers, chasing his another brother out of India और impressing his own father शाहजहां। और वो अपने फादर को ही क्या करता है? इम्प्रेस करता। उसके बाद आता है औरंगजेब 1658 और कब तक? 1707 तक रहते हैं। इन्होंने भी जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स थे उनको कंटिन्यू करा। और जो अहोम्स थे नॉर्थ ईस्ट में, दे वर डिफीटेड इन 1663। दे रिबेल्ड अगेंस्ट इन 1680। कैंपेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट अगेंस्ट द यूसुफ फर्जी और सिक्स वर टेम्पररी सक्सेसफुल। मतलब पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था, टेम्पररी क्या था? सक्सेसफुल था। रणथोड्स राजपूत ऑफ मारवाड़ रिवेंट कैंपेन अगेंस्ट मारथार चीफ। जो शिवाजी थे, जो शिवाजी थे वो इनिशियली क्या हुए? सक्सेसफुल हुए। प्रिंस अकबर रिबेल्ड विद सपोर्ट ऑफ द मराठास एंड द डक्कन सुल्तान। लास्ट में क्या होता है? ये भाग जाते हैं कहाँ? तो सफाजीद होते हैं वो ईरान भाग जाते हैं। बीजापुर was annexed in 1685 and Golconda in 1687. He personally managed campaigns against the Maratha who started guerrilla warfare. और उन्होंने क्या स्टार्ट करा? गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट। फिर मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मुगल का जो ट्रेडिशन था सक्सेशन का वो स्टार्ट हुआ। मुगल फॉलोड द तिमुरिद कस्टम ऑफ इनहेरिटेंस टू डिवाइड अमंग ऑल द सन्स। After they came to India, some of them tried to follow Hindu system of inheritance. कुछ ने क्या फॉलो करा? हिंदू सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करा।
जो एल्डेस्ट सन था who was inherited the father kingdom. The controversy led to the rebellions by Mughal princes, जो एक पार्ट था और होल लाइक औरंगजेब वो क्या करना चाहता था, कैप्चर करना चाहता. नाउ मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, जो मुगल थे वो लड़ाई कर रहे थे, कंपेन कर रहे थे कंस्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सप्रेस देयर अथॉरिटी. Once they defeated the rulers, Mughal treated them honorably. Many times they gave the conquered land, Watan, as assignments, matlab jage. Sisodia Rajput were one of the example of who fought with Mughals or for long time. Mughals' behavior with the defeated ruler invited their rulers to join Mughal voluntary. कि आप join करो Mughals को voluntary. Many of them married their daughters into Mughals family, जिससे वो क्या कर सके, high position receive कर सके. तो उन्होंने क्या करा, अपनी बेटियों की शादी कर दी. Now मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मेन सोर्स जो इनकम था मुगल का वो क्या था, टैक्स. जो भी वो किससे, जो भी पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे उससे रिसीव करते थे, राइट. अकबर रेवेन्यूज मिनिस्टर जो तोदा मन थे, ही सर्वेड क्रॉप यील्ड, prices and area cultivated for 10 years period 57 to 58. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. हर एक क्रॉप पे टैक्स जो था फिक्स था और वो भी कैश में देना पड़ता था, राइट. सो हर एक प्रोविंस को हमने डिवाइड करा रेवेन्यू सर्कल में. दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब. द लैंड इन गुजरात एंड बंगाल हाउएवर कुड नॉट बी सर्वेड. इन ऑलमोस्ट प्लेसेस पीजेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, हेडमैन और द लोकल चीफ स्टेट, बोथ कॉल्ड जमींदार्स बाय द मुगल्स. दोनों को क्या बोला जाता था, जमींदार्स बोलता था. और कौन बोलते थे, मुगल्स बोलते. बेसिक फीचर जो था आपके इंपीरियल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का वो था मनसबदारी सिस्टम. मनसब इन जो आपके पर्शियन था मीन्स एन ऑफिस पोजीशन और रैंक. इट इज अ पार्ट ऑफ आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन. ये किसका पार्ट था, आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन का. इट हैड स्पेयर्ड द Mughal monarch from administrative duties and ensured its functional utility. It also ensured to check the possible challenges of nobility, particularly जो अफगान टर्किस थे, origin के थे, जिन्हें हम उलेमास कहते हैं. They also recruited administration from Iranians, Indian Muslim, Rajput, Maratha, and those who joined Mughal service were enrolled as मनसबदार. इन्होंने मुगल सर्विस में enroll करा था, उनको क्या बोला जाता था, मनसबदार बोला जाता. It made Mughal emperors the ultimate authority in all matters. It ensures efficient administration and religious toleration. इस सिस्टम में क्या हुआ था, ग्रेडेड रैंक्स वर गिवन टू कमांडर्स. और जो सप्लाई सावर्स थे, कैलवरी थे अप टू 5000. जो रैंक थी कमांडर की, सप्लाइंग अबव 5000 सावर्स वर रिजर्व्ड फॉर मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ प्रिंसेस. किसके लिए रिजर्व थी, जो रॉयल फैमिली थी प्रिंसेस की, उनके लिए ये पोजीशन या रैंक रिजर्व्ड होती थी. जो मनसब होते थे उनको हमने 33 ग्रेड्स में डिवाइड करा था, जिसका रेंज था 10 to 10,000 हॉर्समैन. और रैंक को कौन डिसाइड करता था, आपका एम्परर डिसाइड करता था. नाउ मनसबदार मीन्स एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग पोजीशन और रैंक. इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम टू फिक्स रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्स. ग्रेडिंग सिस्टम था जिससे आप रैंक को फिक्स करते थे, सैलरी को और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करते. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम जात कहते हैं. और हायर द जात, द मोर प्रेस्टिजियस वाज नोबल पोजीशन इन द कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी. मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मनसबदार रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर्स और कालवेरी. जो मनसबदार था, he would progress to a higher level depending on the number of hours sufficient. In return, they were given both civil and military duties and maintained troops which could also be used by the emperor whenever he wished. जब भी वो विश करता तब. और जो मनसबदार होते थे उनको अपनी सैलरी कैश में या फिर रेवेन्यू असेसमेंट में मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जागीर. Somewhat like Iktar, but unlike Muktis, most Mansabdar did not actually reside in or administer their jagir. They themselves served in some other part of the country. Their revenue was collected by their servants. और जो मुगल एम्परर होते थे उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, राजपूत चीफ जैसे जमींदार होते थे आपके. They received high rank only when they served the Mughal court loyally. They were given additional assessment generally outside their homeland called watans. They enabled the Mughal emperor to wield enormous power.
Now, but the emperor was not entirely dependent on Mansabdar for troops. He also maintained an allied group of troops so that Mansabdar could not exploit him as happened in the past. So in Akbar again, there were 29 Mansabdar with the rank of 5,000 Jat. By Aurangzeb design, the number of Mansabdar था वो increased हुआ to 79. It meant a long wait before they received Jagir. और जो जागीरदार होते थे उन्होंने ट्राई करा कि वो एक्सपेक्ट करेंगे मैक्सिमम रेवेन्यू. While they had Jagir, Aurangzeb was unable to control this situation. Exploitation of zamindars by Mughal administration could drive them to revolt, and these revolts challenged the stability of Mughal Empire from end of 17th century. Now, what are the sources of Mughal history? बाबरनामा, ऑटोग्राफी ऑफ बायो बाबर. हुमायूंनामा, जो हुमायूं की थी, जो किसने लिखी थी? गुलबेदन बेगम, उनकी जो डॉटर थी. फिर अकबरनामा, अकबर की. फिर तुज ए जहांगीर, जो जहांगीर की बायोग्राफी थी. ये इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में? मुगल रूल के बारे में. नाउ जो आपकी अकबरनामा है वो एक लॉन्गेस्ट रिटन बाय अब्दुल फजल कोटियार एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ अकबर. अकबरनामा इसके 3 वॉल्यूम्स है, ठीक है, जो आपको हिस्ट्री ऑफ अकबर डिजाइन. द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एनेस्टर. सेकेंड जो होती है वो बताती है आपको इवेंट्स कैसे कैसे अकबर का डिजाइन रिगेन हुआ. एंड थर्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड एन अकबरी, जो किससे डील करते हैं? अकबर के हाउस होल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू और जोग्राफी. ये आपको न्यूमेरिकल डिटेल्स को देती है, क्रॉप यील्ड, प्राइजेस, वेजेस, रेवेन्यू. इट ऑल्सो नरेट्स द ट्रेडिशन, क्या उस टाइम लोग ट्रेडिशन और कल्चर फॉलो करते थे, इसके बारे में भी बताती है. नाउ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशंस एंड पॉलिसीज. इफ वी टॉक अबाउट एट हायर लेवल, the empire was divided into provinces called subas. Each subas governed by subedar who carried out both political and military function. दोनों फंक्शन कैरी आउट करते थे. कौन कौन से? पॉलिटिकल भी और मिलिट्री फंक्शंस भी. Each province also had a diwan, financial officer. For the maintenance of peace and order, सूबेदार was supported by फौजदार. और बक्सी मिलिट्री, पे मास्टर, टाउन पुलिस कमांडर, जिसे हम कोतवाल कहते हैं. सरदार जो आपका मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल पेट्रोलिंग. नाउ नूरजहां इन्फ्लुएंस. नूरजहां का इन्फ्लुएंस जहांगीर के कोर्ट में. जहांगीर मैरिड नूरजहां इन 1611. शी वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल. वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी, ब्यूटीफुल थी. उसने अपना सी डोमिनेटेड रॉयल हाउस होल्ड और उसने नए नए ट्रेंड सेट करे. पर्शियन आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश्ड अंडर हर इन्फ्लुएंस. शी स्ट्रक्स कॉइन्स and also made grants. She and her family member had important administrative posts. She was able to influence Jahangir in his decision. She took administration as Jahangir was fond of drinking. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया क्योंकि जहांगीर क्या करता था? ड्रिंक करता था. Others say that only when he became ill, she became an important person in the administration. Her efforts to promote her son-in-law Saira to the throne made Prince Khurram revolt against the जहांगीर, क्योंकि वो चाहती थी कि वो चाहते कि अपने सन इन लॉ को गद्दे बिठाए. तो जो आपका जहांगीर, जो आपके खुर्रम थे, उन्होंने रिवोल्ट करा. किसके आगे? जहांगीर के आगे. When Jahangir died, Noorjahan lived in a retired life till her death 18 years later. The English East Indian Company, which came to India in 1600, wanted trade concession from the Mughals. ठीक है, वो अपने 2 एम्बेसडर भेजते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस और आपका थॉमस रॉय. कहाँ भेजता है? टू जहांगीर कोर्ट्स एंड ही गेव इंग्लिश परमिशन टू सेट अप अ ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत. उसने इंग्लिश को परमिशन दी कि आप क्या करो, ट्रेडिंग पोस्ट को क्या करो, सूरत में स्टैब्लिश करो. द मुगल एम्पायर इन द 17th century and after. So what happened? The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. ये सब किस पे बेस्ड था? Revenue that was high percentage of the produce of the peasants and artisans. The luxury was prevalent with nobles and elites, merchants and bankers, big peasants and artisan group. At the same time, जो pitiable poverty थी वो population में remain थी. And they were not in such a position that they could increase productivity. भाई वो ऐसा तो था नहीं कि भाई अगर अच्छा टूल कि हम अच्छा टूल खरीद सके,
और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, या सीड्स और रॉ मटेरियल को, अच्छे रॉ मटेरियल को ला सके। उस टाइम इतनी कंडीशन थी नहीं क्योंकि लोग बहुत पुअर थे। व्हाट हैपन इन 12th year of Shahjahan regime, 61.5% of total estimated revenue was expended on 5.6% of total number of mansabdars. The enormous wealth and resources commanded by Mughal elites made them an extremely powerful group. और वो क्या बन गए? Extremely powerful बन गए, and the province of the empire had consolidated their independent political identities like Hyderabad and Awadh. Because जो अथॉरिटी थी मुगल एम्पायर की वो क्या हो रही थी? स्लोली डिक्लाइन, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अकबर जो नियर कंटेम्पररीज थी इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ 1558, और आपके सफाविद रूलर ऑफ ईरान शाह अब्बास, रशियन रूलर जार इवान, and the ruler of Ottoman Turks Sultan Suleiman, these all were the great monarchs. ये सारे क्या थे? सारे great monarchs थे. And during the rule of Suleiman, Ottoman state expanded into Europe, seizing Hungary and besieging Austria. His armies also seized Baghdad and Iraq and much of the North Africa, all the way into Morocco, accepted his authority. He also had a strong navy both in the Mediterranean Sea and Arabian Sea, and he passed large number of law, जिससे वो क्या कर सके? एक स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बना सके, जिससे वो अपने क्या करे? पीसेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके, फोर्स लेबर, और क्या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स लिए जाते थे। राइट नाउ दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर. We will do the exercise of this chapter. First is take the correct answer. Now first is Akbarnama was written by Babur, Abdul Fazl, Jahangir or Akbar. Akbar. First battle of Panipat was fought in the year 1526, 1536, 1527 or 1537. 1527. Who was not in 9 gems of Akbar code? कौन नहीं था? फैजी, बीरबल, बाबर और तानसेन. Your Babur. The Kotwal was the governor, military commander था या टाउन पुलिस कमांडर थे? None of these. तो कौन था आपका टाउन पुलिस कमांडर? फ्रॉम फादर साइड मुगल्स वर सक्सेसर ऑफ. अगर हम फादर साइड की बात करें तो मुगल किसके सक्सेसर थे? अफगान्स के. अकबर डिस्कस रिलीजियस मैटर विद उलेमास, जैसूस, ब्राह्मण्स या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज. Now fill in the blanks. Shahjahan moved his capital from Agra to Delhi. Next is when Babur attacked India, the Sultanate was under the rule of Ibrahim Lodi. Nadir Shah invasion in India ruined the Mughal empire. Shahjahan invaded the Deccan and annexed Ahmednagar in कब एनेक्स करा था? 1636 में. Dash was the revenue minister of Akbar, Todamal. In Dash, Babur's son Humayun inherited Babur through in 1527. Now write T for true and F for false statement. First is Akbar abolished jizya tax or non-Muslim. False. The rank of commander supplying above 500 sawars were reserved for Rajputs. It's true. Birbal was the author of Akbarnama. False. Mansabdars were given administrative assessment generally outside the homeland. False. Inside the homelands. Humayun divided his inheritance according to his will of his father. It's true. बिल्कुल सही है.
Say Suri introduced all-round reforms. It's true. Now let's start with match the following. Akbar 1605 to 1627. बाबर आपके 1526 to 1530. जहांगीर आए थे आपके 1658 to 1700. हुमायूं 2 बार आए थे 1530 to 1540 एंड 1556 to 1556. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके शाहजहां आए थे आपके 1627 to 1658 और औरंगजेब आपके 1556 to 1605. Right? Now answer the following question. Now here some questions is given. You have to discuss the basic feature कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक फीचर्स क्या थे वो आपको यहाँ पे बता दें. Who were मुगल्स, मुगल्स कौन थे एंड व्हाट वाज द मुगल ट्रेडिशन. जो मुगल ट्रेडिशन था सक्सेशन का वो क्या था, उसका रिजल्ट क्या हुआ. आउटलाइन देना है ग्रोथ ऑफ मुगल एम्पायर, कैसे कैसे मुगल एम्पायर की ग्रोथ हुई. हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू स्टैब्लिश ऑफ मुगल एम्पायर. वट वॉज द रोल ऑफ जमींदार, जमींदार का रोल क्या था. आपको रिलेशंस बतानी है मनसबदार और जागीर के बीच में. एंड हाउ डिड बाबर कैप्चर थ्रोन ऑफ दिल्ली. नेक्स्ट इज राइट अबाउट शेरशाह एंड व्हाट वाज दिन ए हिलाई. दिन ए हिलाई क्या थी, उस पर आपको छोटा सा एक शॉर्ट नोट लिखना है. दैट आई हैव टोल्ड यू इन द चैप्टर ओनली, यू कैन राइट दैट. Now we have completed the chapter, we have done with the exercise. We will meet in the next class. That's all for today. Thank you.